and a very warm welcome to News Digit Faria Adri. सबरात तहरीक-ए-इंसाफ कल तोशा खाना केस में सजा के बावजूद पाबंद सलासल है। साइफर केस में उनको मजीद 13 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा। आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज ने अटक जेल में केस की समाअत की। अदालत ने सबरात तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दायर जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर 2 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए हैं। सबरात तहरीक-ए-इंसाफ की तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल होने के बाद अब ये बहस जारी है कि क्या अब उनकी नाअहली ख़त्म हुई है या नहीं हुई है। इस हवाले से आईनी और कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ राय नजर आ रही है। लेट्स वॉच दैट। इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से अब बहाल हो गए। जो सजा का ऑर्डर था, सजा का ऑर्डर वो सस्पेंड हो गया, इसलिए वो चेयरमैन थे तहरीके इंसाफ के। इमरान खान चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। चंद रोज कबल पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में बैरिस्टर एतजाज एहसन ने भी शिरकत की। इस इजलास में 90 रोज की आईनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। यहीं पर पीपल्स पार्टी के वफ़द ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि हमने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा किया है। ज़रा देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे। कौम में बहुत इस्तराब है, बेचैनी है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि नए इंतखाबात के लिए डेट दी जाए और उसका शेड्यूल दिया जाए। इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। हमने डिफिकल्टी रिमूव की थी। अगर उस वक्त CCI में जो अप्रूव हुई है सेंसस, उसके अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(5) में जो बंदिश है कि जी अगर सीट्स चेंज होती हैं तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, वो नहीं हुई। हमने तो मुश्किल दूर की थी अगर उसको आप इस तरीके से देखें। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल हो गई, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नाअहली ख़त्म नहीं हुई है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? इसमें बड़ी वाज़ेह सी सूरत हाल है, कोई इतनी पेचीदा नहीं है। क्योंकि अगर आप आइन को देखें तो आइन कहता है 63(1)H, H फॉर हंगरी, ये क्लॉज है। वो कहता है कि इफ़ ए पर्सन इज़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड टू अ सेंटेंस not less than 2 years and 5 years have not passed since his release after serving sentence, he will be disqualified. अब ये इसमें 2 चीज़ें हो गई, एक कन्विक्शन और एक सेंटेंस। अब जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आ रही हैं ताबीरें, वो कह रहे हैं जी क्योंकि जजमेंट सस्पेंड नहीं हुई इसलिए सेंटेंस पे की वजह से, बिकॉज द सेंटेंस इज़ मोर देन 2 years imprisonment, therefore he is disqualified. The actual fact is if you look at it, there are 2 components. One is conviction and the other is sentence. Even if one gets suspended, and when you suspend the sentence or suspend the judgment, whichever way, you are actually saying कि ये मुअत्तल हो गया है और इससे ये किसी चीज़ को मुतासर नहीं करेगा, इसका कोई असर नहीं होगा, ये बेअसर हो गया। अब अगर कन्विक्शन फ़िलहाल रहे भी और वो सेंटेंस सस्पेंड हो जाए तो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं फॉर दिस डिस्क्वालिफिकेशन वो मौजूद नहीं होंगे। दोनों होने चाहिए। एक तो उनमें से बिल्कुल नहीं है, वो सेंटेंस सस्पेंड हो गया। अब वो ही इज़ नॉट, इट इज़ एज इफ ही हैज़ नॉट बीन सेंटेंस टू एनी इम्प्रिजनमेंट और एनी 3 years और so if he is not, if it is deemed that he is not sentenced to 3 years, क्योंकि वो सस्पेंड हो गया, वो गैर मौसर हो गया, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। डिस्क्वालिफिकेशन बनती है अगर कन्विक्शन भी हो, सेंटेंस भी हो, 2 साल से ज़्यादा हो सज़ा, और वो मुअत्तल कोई इनमें से कोई एक जुज़ भी
आंसर भी मुअत्तल ना किया गया. अगर एक भी इनसे मुअत्तल हो गया तो ही इज़ क्वालिफाइड टू रन फॉर द असेंबली. दिस इज़ व्हाट द लॉ, स्ट्रिक्टली व्हाट द लॉ सेज. बट काफ़ी कानूनदान जिसमें ऑब्वियसली फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शामिल हैं, तारड़ साहब या फिर इश्तरासाफ साहब शामिल हैं, उनका कहना ये है कि सिर्फ सज़ा मुअत्तल हुई है और क्योंकि मामला था कि आपने चीज़ें डिक्लेयर नहीं की तो वो तो डिक्लेयर नहीं की, इसलिए उस हवाले से नाअहली उनकी कायम है. नहीं, फरियाद देखना तो चाहिए कि किस लॉ के तहत नाअहली है. इस फैसले में तो नहीं लिखा हुआ ना कि नाअहल भी होंगे. इस फैसले का तो उस तरफ था ही नहीं, रजू ही नहीं था. ये लिखा गया है क्लॉज ये आर्टिकल 63(1)H क्लॉज में. उसमें जो लिखा गया है ये वहाँ उसके एलिमेंट्स को पूरा करना है. उसके क्या एलिमेंट्स हैं कि a person should have been convicted of an offence involving moral turpitude to a sentence in excess of 2 years, यहाँ 3 years हो गया, ठीक हो गया, it comes within it, and 5 years must not have passed, must have passed since his release. उसके बाद ही इज़ क्वालिफाइड. बट यहाँ ये हो गया है कि एक आंसर इसमें है ही नहीं, वो मुअत्तल हो गया है. इट इज़ बीन सस्पेंडेड, इट कैन नॉट बी एक्टेड अपॉन, it cannot affect anything. It has become useless in one respect. अब वो आंसर क्या है कि कन्विक्शन होना चाहिए थी और सेंटेंस होना चाहिए था. सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस itself is sufficient to deny the prosecution from taking the case under Article 63 (1)H of the Constitution. That is the simple argument. राइट. सो आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज है उसमें खुसूसी अदालत ने सरबराह तहरीक इंसाफ को जुडिशल रिमांड में जेल में ही रखने का हुक्म दे दिया है. चंद रोज़ पहले मुख्तलिफ केसेस में अदालतों ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी कि वो हाजिर नहीं हो सके, लेकिन अदम हाजिरी के बावजूद उनका जुडिशल रिमांड दे दिया गया है. हाउ डू यू लुक एट दैट? ये तो मजाक हो रहा है ना, वैसे खिलवाड़ हो रहा है कानून से. तो आप देखो कि कभी तारीख़ में, मुझे तो इल्म नहीं है, मैंने देखा हो कि 180 मुकदमात एक ही शख्स पे हो गए हैं और वो सारी वारदातें उसने की हैं इन अबाउट 1 ईयर. एक साल में उसने 180 ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर दी हैं कानून की, आइन की, जो उसके पे 180 मुकदमात बन गए. अब और वो सवा साल गुजरा है इसमें. तो ये ऐसी तो मैंने तो कभी तारीख़ में कभी देखा ही नहीं कि इस किस्म का भी फ्लड गेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, हर तरफ से प्रोसिक्यूशन. वो क्वेटा में भी और हर जगह ही वो जब अगर रियासत ने उसको रखा हुआ है, रियासत की वो तहवील में है और किसी अदालत में नहीं पहुंच सकता, तो अदालत को ये हक़ नहीं पहुंचता कि उसकी बेल कैंसिल करे. उसको अदालत का फ़र्ज़ है को रियासत को यानी प्रोसिक्यूशन को, इस्तग़ासा को बुला के कहे कि क्यों नहीं आपने मुल्ज़िम को यहाँ हमारे सामने हाज़िर किया. वो इस्तग़ासा बताएगा जी कि वो जेल में है और आज हाज़िरी उनकी गुजरात में लग रही है और कल हाज़िरी उनकी एबटाबाद में लगेगी. तो वो मतलब है ये तो बर्डन ऑन दी प्रोसिक्यूशन है ना, टू प्रोड्यूस अ प्रिजनर. अगर एक प्रिजनर, एक आदमी जेल में हो, वो खुद तो चल तो जा नहीं सकता अदालत, और अदालत को ये एहतियात करनी चाहिए कि बजाय उसकी बेल कैंसिल करें, आपको सख्ती बरतनी पड़ती है चाहिए ऑन दी प्रोसिक्यूशन, इस्तग़ासे के ख़िलाफ़. मुल्ज़म तो 2 बार मज़लूम हो गया, एक उस पर मुकदमा बना हुआ है और एक उसकी ज़मानतें ज़ब्त हो रही हैं दूसरे मुकदमात में, क्योंकि वो एक मुकदमे के जेल में है. तो ये बिल्कुल ये भी गलत एटीट्यूड और रवैया है. ये इस तरह
harass karna. I have not known such harassment. 180 cases in 1 year. He had no case against him before that. یہ کہ ہراسمنٹ میں نے جو دیکھی ہے اس سے پہلے ہوتی ہوئی اور بڑی شدید ہوتی ہوئی وہ آصف علی زرداری کی ہے. He was kept in prison in custody for almost 11 years and was moved from pillar to post. پنڈی میں ایک دن پیشی ہے, دوسرے دن لاہور میں ہے, تیسرے دن کراچی میں ہے, اور اس طرح وہ چکر لگواتے رہتے تھے اسے. تو وہ دیکھا ہے. یا اب یہ ایک انوکھا, دو چیزیں بہت انوکھی دیکھی ہیں اس دور میں. ایک تو یہ 180 کیس کسی ایک شخص پہ میں بنے ہوئے نہیں دیکھے. دوسرا کہ یہ جو طریقہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ ایک کیس میں وہ ضمانت کرا کے نکلے, باہر نکلے تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لو, پھر اس میں ضمانت کرا کے نکلے تو تیسرے کیس میں گرفتار, اس سے ایک نکلے تو چوتھے کیس میں گرفتار کر لو. یہ this is harassment that the courts should not tolerate. So یہ ابھی چلے گا, لگ تو یہی رہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. And to clear a person, اور یہ کورٹس کرتی ہیں, 5-10 ہی مقدمات ہو جائیں کسی پہ تو یہ چودھری ظہور الہی کو بھی یہ بینیفٹ ملا تھا مرحوم کو, اور دیگران اور بھی مولانا عبدالستار نیازی کو ملا تھا کہ آپ عدالت کہتی ہے کہ جی ان کو آپ گرفتار آپ نے نہیں کرنا, گرفتار کرنا ہے تو ایف آئی آر آپ عدالت میں فائل کریں, ہمارے سامنے لے کے آئیں اور ہمیں کنونس کریں کہ اس میں گرفتاری ان کی ضروری ہے, اینڈ دس از ناٹ ہراسمنٹ, بیکاز ورنہ یہ تو بالکل ہراس کرنے کا ایک بڑا انوکھا طریقہ رانا ثناء اللہ نے نکالا ہے. اعتزاز صاحب, سائفر کے حوالے سے کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے؟ انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ ان سے کاپی گم ہو گئی ہے. سائفر کا تو ایک مذاق ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل مذاق ہے, اور فارن آفس میں سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے جو سینئر ہیں کہ یہ سائفر کا کیوں مذاق ہے. مذاق اس لیے ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے, کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کی اتھارٹی ہے ہی ایک آدمی کے پاس, اور وہ حتمی اتھارٹی ہے, اور وہ ہے پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر اگر کوئی, اس نے ابھی دکھایا بھی نہیں سائفر, کاغذ لہرایا ہے اور اس پہ کیس بنا دیا. اگر وہ چاہے تو وہاں 40,000 اس سائفر کی کاپیز اس جلسے میں بانٹ سکتا تھا. اٹ از ہز ڈیسیژن. سو یہ تو ایک فضول بات ہے, بلکہ ان فیکٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری امبیرسنگ سچویشن. آپ یہ دیکھیں کہ سائفر جو ہے اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں مندرجات, نو بڈی از ڈینائنگ دیم, the contents are not denied. On the basis of the contents, the National Security Committee decided to issue a démarche. اب اگر یہ اب اس بات پہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, اور پریزائڈڈ اوور بائی پرائم منسٹر شہباز شریف, یہ تسلیم کیا کہ اس پہ ڈیمارش بھی ہونا چاہیے تھا, بالکل درست فیصلہ تھا, اور امریکہ سے احتجاج بالکل درست فیصلہ تھا, اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اچھا, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے صرف عمران خان کو آپ کے کہنے پہ ہٹا ہی نہیں دیا, آپ نے تو کہا تھا نا ہٹا دو, ہم نے تو اس کو جیل میں ڈال دیا ہے, ہم نے تو 180 کیس بنا دیے اس پہ, ہم نے تو جس دن اس کو عدالت کہتی ہے رہا کرو, ہم ایک نیا کیس لے کے سامنے آ جاتے ہیں, ہم تو اس کو باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے. اور بھئی امریکہ نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے $10 چاہیے, آپ $1,000 اس کی جھولی میں ڈال رہے ہیں. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ کون اس کو اپریشیٹ کرے گا؟ اور سائبر ایک ایسی چیز ہے جو ایویڈنس میں بھی جب جائے گی تو it is admitted by the National Security Council کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اسد مجید نے یہ واقعتاً لکھا ہے, اور اسد مجید کے ساتھ یہ ڈونلڈ لو نے یقیناً بات کی ہے. اب
किया है या नहीं है वो अलहदा बात है, पर साइफर में जो लिखा हुआ है वो एक सीनियर फॉरेन ऑफिस के ज़िम्मेदार शख्स ने, बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने कहा है कि आज मेरे साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई है, एक फलां वेरी सीनियर डिप्लोमेट और फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल थे, उसने मुझे ये कहा है। अब ये तो साबित हुआ है कि अनलेस यू डिसबिलीव असद मजीद ऑल टुगेदर, और असद मजीद साहब अभी मतलब है फेवर में है गवर्नमेंट के, और आई डोंट मीन एनी इल विल टूवर्ड्स हिम, तो वो मतलब है गवर्नमेंट तस्लीम कर रही है कि साइफर में जो कुछ है वो दुरुस्त, वो वाकई इसी तरह हुआ। और अगर किसी साइफर में आए कि पाकिस्तान को थ्रेटन किया है किसी गवर्नमेंट ने, या न्यूक्लियर एसेट्स को थ्रेटन किया है या कुछ, तो वज़ीर आज़म समझे कि आई शुड शेयर दिस विद माई पीपल, तो इट इज़ परफेक्टली लेजिटिमेट फॉर हिम टू डू। सो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी तो है एतजाज़ साहब, उसके तहत नहीं ये गलत? जो भी हो कंटेंट यू कैन नॉट रिवील इट टू पब्लिक। नहीं, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह ऑल आर सब्जेक्ट टू डी क्लासिफिकेशन। अगर डी क्लासीफाई हो जाए या ये डॉक्यूमेंट जिस दिन डी क्लासीफाई हो गया उस दिन गुम गया, कोई इसकी कॉपी गुमी या नहीं गुमी, कोई रह गई या नहीं रही, कोई बांटता फिर रहा है, दिखाता फिर रहा है दुनिया को और बांटता फिर रहा है उसकी कापियाँ अनारकली बाज़ार में लाहौर, इट डजंट मैटर, दैट इज़ द एंड ऑफ द मैटर। Here not only the Prime Minister but the cabinet also declassified the cipher, declassify हुआ है। Right. एक और बात, in my understanding ये नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये this obligation to hold secret the such information comes under the oath that the Prime Minister and Federal Ministers take. ओथ में लिखा है कि मैं ऐसी नहीं आम नहीं होने दूंगा या किसी से शेयर नहीं करूंगा ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि खुफिया है, ता वक्त कि मैं इसको ख़ुद मुनासिब ना समझूं, ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और यही जो हर फेडरल मिनिस्टर ओथ लेता है वो आप देख लें, उसमें कहता है कि मैं हर उस मामले को मख्फी रखूँगा जो कि खुफिया तौर पे मुझे मेरे इल्म में आता है, और ता वक्ते कि मैं उसको ये ना समझूं मेरे महकमे से मुतालिक ये हो कि उसमें उसको आम नॉलेज इल्म आम उसका करना चाहिए, या ये कि प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त ना हो। राइट। तो ये तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही इसका केस, इस केस को तो आधा घंटा नहीं लगना चाहिए डिसमिस होने से। सो देन कौन सा ऐसा केस है जिसमें सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है कौन कौन से केसेस हैं, 180 केसेस में कौन कौन से हैं, और मैं यहाँ ये तो नहीं बैठा हुआ हूँ कि बताऊँ कि जी ये सीरियस है इसमें पकड़ो उसको पकड़ो। एक सियासतदान सिविलियन सियासतदान है उसके साथ ये तो ज़्यादती हो रही है ना, और ये हम में से किसी जमात के साथ भी हो सकती है कल। सो हाफिज़ हमदुल्ला एक JUIF के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि बड़े वसूख से बार बार वो ये कह रहे हैं बाबा चेयरमैन PTI के बाहर जाते हैं हमें मुल्क से। बुशरा बीबी की एक मुलाकात का भी जिक्र हो रहा है। डू यू थिंक इज़ दिस अ पॉसिबिलिटी, कंसिडरिंग आपने ख़ुद कहा कि मुकदमात बनते हैं, हमने देखा कि मुख्तलिफ़ तरीके से सियासी मुकदमात भी बनते रहे हैं, लोग मुल्क से बाहर भी जाते रहे हैं और फिर वापस भी आते रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि PTI चेयरमैन भी ये सोचें कि मुल्क से बाहर जाया जाए?
भाई मैं तो उसकी जगह हूँ तो ज़रूर सोचूं, पर उसका नहीं पता। वो वैसे तो सख्त जान है, इसमें कोई शक नहीं है। और पर इन्होंने भी जो काम किया हुआ है कि unless the courts intervene in equity and for the fundamental and human rights, कि एक साहब को, एक बंदे को आप 150 मुकदमात में फंसा दो, एंड ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता हो कि ये एक माउंटेन बनाया जा रहा है ऑफ अ मोल हिल, तो then the courts should intervene, but and the prosecution should be put to full test and proof कि भाई ये किस तरह एक शख्स ने इतने मकामात और इतने FIR इतने मुख्तलिफ शहरों में किस तरह कर दिए हैं। अंग्रेज़ के ज़माने का कानून बना हुआ यकीनन है कि जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है, अगर आप बाग़ियाना तकरीर करते हैं और या साजिश करते हैं, अंगेख्त करते हैं लोगों को कि उठो और हुकूमत को गिरा दो, तो वो जहाँ जहाँ सुनी जाए वो शख्स जो सुने वो उस पर मुकदमा कर सकता है। तो उस वक्त तो ना लाउड स्पीकर था जब ये कानून बना, ना टेलीविज़न थी। अब तो टेलीविज़न हर घर में वो पहुंचा देती है इमेज। और इसी तरह एक वाक़े पे मीर शकील उर रहमान जो हमारे जंग जियो ग्रुप के सरबराह हैं, उन पे 106 मुकदमात बन गए थे, सारे पाकिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी। और वो बड़ा दुश्वार था उनको, पर उसमें ये था कि वो एक ही प्रोग्राम पे उन्होंने ये ब्लास्फेमी के बना दिए थे। और हर जगह कोई ना कोई आके एक बंदा, हर ज़िले में, हर चौथे ज़िले में, हर तहसील में, थाने में बंदा आके कहता था मैंने भी प्रोग्राम देखा, मेरी भी दिल आज़ारी हुई। वो फिर एक क्वेटा हाई कोर्ट ने जितने बलूचिस्तान में केसेस थे उनको एक जज साहब को सुपुर्द किया, ख़ुद उन्होंने सिलेक्ट करके। उस जज साहब ने पूरा केस सुना, पूरी बहस हुई, सारी एविडेंस हुआ और उन्होंने उनको मीर साहब को बरी कर दिया। जब मीर साहब बरी हुए तो अब उनको ये एक फैसिलिटी है कि उस किस्म के, वो एक ही किस्म के, एक ही इबारत के FIR होते थे, एक ही इबारत के, सिर्फ मुद्दई का नाम मुख्तलिफ किया। तो उसमें फिर अब ये उनको सहूलत है कि जो अदालत उनको पेश होने को कहती है वो उनको वो भेज देते हैं, उनके वकील जाके एक दफ़ा ही अदालत में रखते हैं ये ऑर्डर कि ये जी एक्विटल हो चुका है इसमें। अगर एक्विटल हो जाए या कन्विक्शन हो जाए केस में, उसी वाक़या पे आप दूसरी कन्विक्शन या ट्रायल नहीं कर सकते, ट्रायल ही नहीं कर सकते। तो ये हमें उसमें एक सहूलत हो गई कि, लेकिन ये इस किस्म की आप देखें मुश्किल डाली जाती हैं। और यहाँ तो राना सनाउल्लाह का क्या फार्मूला है ना कि हर बात पे, हर जगह पे केस ही नया करो। ठीक। सो कल एक वाक़े के 3, 4, 6 केस कर दो, पर बाकी नए से नए केस करो। सो कल जो सज़ा मौती के फैसले पर एक ट्वीट आई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उन्होंने वही शिकवा किया जो पहले मरीम नवाज़ करती रही हैं। उन्होंने कहा कि जो तराजू के पलड़े हैं वो एक जानिब झुके हुए हैं। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत फेवर दे रही है या कोर्ट्स बहुत फेवर दे रही है। उन्होंने कहा अब हाई कोर्ट के ऊपर भी असर आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि फेवर उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लाडले हैं PTI चेयरमैन इस वक्त जुडिशरी के। ये एक शिकायत है, पीपल्स पार्टी ने भी शिकायत की, अभी शर्जील मेमन साहब भी यही बात कर रहे थे। ये कितना वजन है इस शिकायत में? नहीं देखें, लाडले का लफ्ज़ तो 12 मई 2007 को कराची में जब गदर मचाया था MQM ने
جب افتخار محمد چودھری وہاں کراچی جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، اور ایئرپورٹ پہ ہی ہمیں بند کر دیا لاک. تو لاڈلے کا لفظ تو میں نے لگایا تھا کہ کراچی کے لاڈلوں نے کراچی کو آگ لگا دی. تو یہ اس سے میں فیملیئر ہوں اس لفظ سے. اب یہ ہر کسی کے بارے میں لاڈلا جس کو ریلیف مل جائے. یہ عمران خان اس دن لاڈلا کیوں نہیں تھا جس دن وہ قاسم سوری نے ختم کر دیا تھا اپنی جانب سے نو کانفیڈنس موشن، اور یہ آدھی رات کو جج پہنچ گئے تھے، جج صاحبان یہی جج تھے ایگزیکٹلی، اور یہ پہنچ گئے تھے اور سپریم کورٹ کھلا کے، اور وہاں پریزنر وینز بھی پہنچی ہوئی تھی، اور انہوں نے ریسٹور کیا کرا دیا تھا نو کانفیڈنس موشن، جس سے عمران خان نکلا حکومت سے. اور تو یہ چیز بڑی آسان ہے کہہ دینی. عمر عطا بندیال آئی تھنک ہیز ایکٹیڈ ود گریٹ ڈگنیٹی. کوئی اگر جاتا ہے اس کے سامنے تو وہ کہتا ہے، پوچھ لیتا ہے بھائی گڈ ٹو سی یو. میں 3-4 مہینے اس کی عدالت میں نہ پیش ہوں تو ضرور پوچھ لیتے ہیں چیف صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، یو بین ویل، تھینک یو. اب یہ تو ایک سول، اب انہوں نے احسن اقبال کی بھی تعریف کر دی کہ بڑے آپ دانشور ہیں اور زیرک ہیں. تو اب وہ کیا ہم کہیں کہ وہ احسن اقبال کہ ان کا لاڈلا ہو گیا ہے. اور بات یہ ہے کہ میں تو حیران ہوا ہوں آج جس طرح گفتگو کی ہے شہباز شریف صاحب نے، ساتھ نواز شریف کھڑے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. ایک ایبسکانڈر ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے جو کہ عدالت میں 50 روپے کا وہ ایفیڈیوٹ دے کے گیا ہے. اب لوگ بھی اتنے سادہ تو نہیں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو، اور اس سے ڈرے ہوئے لگتے ہیں، یہ بہت ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لگتے ہیں. اگر وہ آپ دیکھیں امیجز اگین جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، اس سے اور زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوگی کہ پی ٹی آئی کو مطلب ہے میں سمجھتا ہوں وہ اکھاڑ پچھاڑ ہی دیا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ہیڈ رہا ہے نہ ٹیل رہا ہے، اور اس سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں. آپ بہت خوف کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مجھے تو یوں لگتا تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی اب کہیں گے میں بھی واپس نہیں آتا، میں بھی لندن ہی رہوں گا. لیکن نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو آپ نے بہت پہلے مجھے بتایا تھا اعتزاز احسن صاحب کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیں گے تو وہ آرام سے اپنے معاملات قانونی ٹھیک کروا لیں گے. اس کے بعد تو اور قانون سازی بھی ہوئی اور معاملات بھی آسان ہوئے. ابھی آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے ان کی واپسی میں؟ جی مسئلہ تو نظر آتا ہے. ان کی کنوکشن اور ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے وہ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت ہے جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. اس کے تحت فیصلہ جو ہوا ہے اس کو آپ آئینی ترمیم کے بغیر سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتے، بائی لاء نہیں کر سکتے، چاہے ریٹروسپیکٹیو آپریشن اس کو دے دیں. اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی آئین جب تک قومی اسمبلی نہ ہو. قومی اسمبلی نہیں آ سکتی جب تک الیکشن نہ ہو. الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے جب تک کوئی یہ جو ہے سینسس اس پہ عمل درآمد نہ ہو. اب یہ بہت ساری پیچیدگیوں میں پھنسا دیا ہے چیف الیکشن کمشنر اور نے ہمیں، اور یہ الیکشن مشینری جس کا کام تھا سیدھا 90 دن میں پنجاب اور خیبر کی الیکشنز کراتے اور معاملات چل رہے ہوتے جس طرح آئین کے تحت چل رہے ہوتے. پر انہوں نے یہ تاریخ دی، پھر وہ 30 اپریل دی، پھر 8 اکتوبر دی، پھر آپ کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگیں گے ڈی لیمیٹیشنز میں. تو وہ ایک ساری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے بھگا رہے ہیں کہ بھاگتے جاؤ، اس کو پکڑو اور ٹرک آگے چلتا جاتا ہے. بٹ الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے آج وزارت قانون نے بھی یہ کہہ دیا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کو نہیں ہے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ توڑی تھی. پھر ایک لفظ انہوں نے ایڈ کیا ہے آخر میں اپنی پریس ریلیز میں. انہوں نے کہا اگر بات مان بھی لی جائے صدر کی تو وہ صرف اور صرف قومی اسمبلی کی تاریخ دے سکتے ہیں. جی ہاں یہ درست ہے. گورنرز پہ لازم ہے کہ وہ گورنرز 90 دن کے اندر
प्रोविंशियल असम्बली की तारीख दें। ये सदर सिर्फ कौमी असम्बली की तारीख दे सकते हैं, और सदर को चाहिए था कि कंसल्ट कर लेते गवर्नर्स को, गवर्नर से पूछ के एक दिन जो कराना चाहते हैं इलेक्शन। ये सारा आइन में खिलवाड़ तो इस तरह हुआ आइन से कि एक दिन ही इलेक्शन होना चाहिए। अब एक दिन इलेक्शन एक वफाकी स्कीम में तो नहीं होता। कोई चीफ मिनिस्टर कभी चाहता है कि मैं इसको डिज़ोल्व कर दूं असेंबली को, कोई कभी चाहता है। तो अब अगर एक दिन पे करना है तो प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंसल्ट करके वो दिन मुकर्रर कर देना चाहिए, और गवर्नर्स को उनको मशवरा देना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, ये इस वक्त बिल्कुल बेआईन हो गई है ये धरती, बिल्कुल बेआईन। कोई आइन की पासदारी नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पासदारी नहीं। ये ऐसे ऐसे काम किए हैं। ये दो जिम्मेदारियां बड़ी स्क्वेयरली राजा सुल्तान पे आती हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बड़ी स्क्वेयरली आती हैं। और फिर तीसरी ये कि जो जिस तरह उसने बेवकार किया है ये सदर के ओहदे को कि हम नहीं आते, हम आपसे, आपका इख्तियार ही नहीं है। भाई आप जाओ, आप मिलो, आप वहाँ बात करो चेंबर में, अलहदा बैठ के प्रेसिडेंट साहब को कहें कि ये कानून है, ये आइन है, ये आपके सामने है, हमारी दरख्वास्त है, हमारा ख्याल है कि यह आइन और कानून हमें इजाज़त आपको नहीं, मुझे इख्तियार देता है। हालांकि अगर फरिया आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हो तो सिर्फ एक क्लॉज में पढ़ के सुनाऊंगा। वो है क्लॉज आर्टिकल 48 की क्लॉज 5। When the president dissolves the assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for the holding of elections. Yes. अब ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने डिज़ोल्व नहीं की, ये प्राइम मिनिस्टर ने डिज़ोल्व की है। वो प्राइम मिनिस्टर कैन ओनली एडवाइज द प्राइम प्रेसिडेंट। एवरीथिंग, एवरी एक्शन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, yes. But the action is the president is pleased to dissolve the assembly, not that the prime minister is pleased to dissolve the assembly. हाँ, अगर ये डिसोल्यूशन हो जाती बाय फ्लक्स ऑफ टाइम, पूरे 5 साल गुजरते 12 अगस्त तक, फिर ये शायद कह सकते थे कि ये प्रेसिडेंट ने डिज़ोल्व नहीं की, ये तो डिज़ोल्व हो गई है बाय इट्स ओन एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। वो तो हुआ नहीं, ये तो अब एक्सपायर हुई, ये तो टर्म, ये सारी डिज़ोल्व हुई हैं, और डिज़ोल्व की हैं गवर्नर्स ने और प्रेसिडेंट ने। एंड द लॉ सेज दैट द प्रेसिडेंट शैल फिक्स अ डेट, अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। ये भी नहीं विद इन 90 डेज जो 224 में कहते हैं, ये कहते हैं नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 91st डे इज ऑल्सो इलीगल। तो यहाँ तो आइन का खिलवाड़ बन गया है। अब आप देखें, ये निगरान जो बैठे हुए हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने कोई एक कदम लिया है टुवर्ड्स होल्डिंग इलेक्शन, फैसिलिटेटिंग द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन? कोई एक कदम, कोई एक एक्शन? ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। कल सलमान अकरम राजा ने कहा कि साल 2023 को हम ऐसे याद रखेंगे जब पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था, या आइन को बाईपास किया गया। डू यू थिंक ही इज राइट? हाँ बिल्कुल दुरुस्त का, उसने दुरुस्त का है। पाकिस्तान सरजमीन बेआइन हो गई है। इसलिए there is no constitution. You see, the constitution says respect has been to be shown to the Supreme Court, Article 189. It says it is imperative that the Supreme Court be obeyed by every citizen and every other person in Pakistan. Every official, everybody has to obey the Supreme Court. यहाँ वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, ना हम बेंच को मानते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना फैसले को मानते हैं। ये तो खिलवाड़ हो रहा है और खुल के हो रहा है। यहाँ आप जलूस लेके जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर दरवाजे पे खड़े होके और हर किस्म की गालियाँ देते हैं टू द चीफ जस्टिस एंड टू द जजेस। ये तो उन्होंने दिखाया है एक सब्र और तहम्मुल, वरना
ये सब डीलेजिटिमाइज हो जाए अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे, सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट ही देनी है ना, सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए फ्रॉम दी नेशनल असेंबली। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आके उनको पकड़ के तो नहीं बाहर बिठाना नेशनल असेंबली से। 5-6 इन लोगों की को कंटेम्प्ट में करते सज़ा, एक दिन की भी करते, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी करते, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को हुई थी, एंड ही वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिमेनिंग इन MNA एंड हेंस द प्राइम मिनिस्टर। एक दिन इनको कर देते 5 में से एक को या 5-6 में को बुला के, तो इनका ये दाखला इनको कोई देता असेंबली में। सो क्यों लगता है आपको व्हाई ही चोज टू बी सो पेशेंट? अच्छा किया उन्होंने, लेकिन क्यों किया ऐसे? किसने? चीफ जस्टिस ने। आपने कहा रिस्ट्रेंट दिखाई उन्होंने। चीफ जस्टिस है ही ज़रा जेंटलमैन और शरीफ सा आदमी है और वज़ेदार आदमी है, दरगुजर करने वाला आदमी है। और मैं चूँकि इसको मैंने करियर के आगाज़ से देखा है, लाहौर में ही इसने बंदयाल साहब ने प्रैक्टिस शुरू की और लाहौर ही में वकालत की सारी, तो ही इज़ जस्ट अ सिंपल वेरी डिसेंट पर्सन, राइट। ही इज़ नॉट। अब राना सनाउल्लाह से तो आप ये, या ख्वाजा आसिफ से तो ये डिसेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, विच बंदयाल विल शो। राइट। इत्तेज़ार हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग डिटेल्ड आंसर्स। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। निजी टीवी के ड्रामा हादसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई दिन से एहतजाज जारी था। आज उसका एक नतीजा निकला है। पैमरा ने मुसलसल जो लोग शिकायत कर रहे थे उसकी वजह से इस ड्रामा पर फिलवक्त पाबंदी आयद कर दी है। सर्वाइवर्स की जानिब से बैरिस्टर अहमद पनसोटा और बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी ने ड्रामा रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पैमरा ने अपने हुक्मनामे में ड्रामे के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत को दुरुस्त करार दिया। ये भी तस्लीम किया पैमरा ने कि इस ड्रामा में पेश किए गए मनाज़िर पाकिस्तानी माशरे की दुरुस्त अक्कासी नहीं करते। इनफैक्ट पाकिस्तान के हवाले से एक ये तासुर जा सकता है कि यहाँ पर ख़वातीन सेफ़ नहीं हैं। ट्विटर पर या उसको एक्स आप कहते हैं, एक्स स्पेस पर भी कुछ लोग कल इस हवाले से बात कर रहे थे और इस स्पेस के ऊपर 2 ऐसी ख़वातीन ने भी शिरकत की जो कि एक्चुअली सर्वाइवर के साथ रही थी ड्यूरिंग दिस ड्रामा। उनकी फैमिली फ्रेंड हैं, उनके भी तासुरात ज़रा देखिएगा। हर किसी की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है। हर किसी की ज़िंदगी में माँ बाप, हर किसी की ज़िंदगी में उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो इतने सपोर्टिव नहीं होते। मैंने उसे देखा है कि पिछले 3 सालों में उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, कितनी मुश्किलात के साथ गुजारी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये ड्रामा बंद हो। आपने ये ऑन एयर जो ड्रामा चल रहा है आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपने ये देखा है और फिर एकदम से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई फैमिली के अंदर और फिर जाहिर सी बात है इन लॉस की टेंशन, घर वालों की टेंशन। आप यकीन करें कुछ चीज़ों के अलावा, जस्ट माइनर सी चेंजेस के अलावा, वो सेम इंसिडेंट, सेम सिचुएशन, सेम वर्डिंग, हर एक चीज सेम। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस ड्रामे को बंद कर दिया जाए, इसको बैन किया जाए और डेफिनेटली वो अपॉलॉजी भी करें। पैमरा में इस ड्रामे के खिलाफ शिकायत करंदा बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि उनके साथ पेश आने वाले खदशे पर भी ड्रामा बनाया गया था और जब उनको इसका इल्म हुआ तो उनको शदीद दुख हुआ था। लेट्स वॉच इट। हमारा राइट टू प्राइवेसी मेरा तो सवेरली वायलेट हुआ था जब मुझे पता चला था कि मेरे ऊपर एक ड्रामा बना गया और मुझे ही मालूम नहीं है, मुझे ही नॉलेज नहीं है इसके बारे में। कि मुझे लोग कहते थे कि तुम लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही इनके खिलाफ, अगर इन लोगों ने तुमसे इजाजत नहीं ली। तो मैं कहती थी लीगल एक्शन लेने के लिए मुझे वो ड्रामा देखना पड़ेगा, मुझे एक एक चीज उसको दोबारा से दोहरानी पड़ेगी अपने जहन में, उस ट्रॉमा से दोबारा गुजरना पड़ेगा, तो वो मैं उस चीज को नहीं फेस कर सकती। पैमरा ने तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें एक लार्जर गुड के लिए इकट्ठे कलेक्टिवली सोसाइटी के तौर पर लेना पड़ेगी। जहाँ पे हम चाहते हैं कि फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट भी रहे, वहाँ पर आपकी फ्रीडम ऑफ थॉट भी रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड आर्ट भी रहे, लेकिन किसी के मिजरी के ऊपर इनकैश करना और ख़ास तौर पे ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा हसास हैं उनके हवाले से लाहे अमल बनाना, ये भी
خود ہی ود ان دا انڈسٹری ہونا چاہیے. جو رائٹر ہے اس ڈرامہ کے, انہوں نے اس حوالے سے انسٹاگرام پہ ایک لمبی پوسٹ کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ تھا اس کا تعلق بالکل بھی ان سروائیور کی زندگی سے نہیں ہے. ہمارے ساتھ بیرسٹر احمد پنسورا صاحب موجود ہیں, جو کہ جنہوں نے کمپلین فائل کی پیمرا میں, اور وہ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں سروائیور زی کو. تھینک یو سو مچ پنسورا صاحب. آپ کی شکایت پر آج پیمرا نے ڈرامہ حادثہ پر پابندی تو لگا دی ہے, آپ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی فرسٹ آف آل تو میں تعریف کرنا چاہوں گا پیمرا کی کہ انہوں نے بڑا ہی بر وقت ایکشن لیا, اور اس ادارے نے پروو کیا ہے کہ یہ ٹرولی ایک ریگولیٹر ہیں. ایٹ لیسٹ اس کانٹیکسٹ میں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں. سیکنڈلی بالکل میری ملاقات ہوئی تھی جو سروائیور ہیں ان سے, اور ملاقات کے بعد میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آئی واز ان اسٹیٹ آف شاک, اور بڑی ایک عجیب سچویشن تھی. تو اگلے دن یعنی کہ آج فوراً اس کو کمپلینٹ کو فائل کیا گیا, اور بیرسٹر خدیجہ صدیقی جو کمپلیننٹ بنی, شی واز کائنڈ انف, اور کمپلینٹ کو ایڈورٹ کیا, اور سیکشن 27 جو پیمرا کا ہے آرڈیننس کا, اس کے تحت اس کو سسپینڈ کر دیا گیا, اور میٹر کاؤنسل آف کمپلینٹس کو ریفر کر دیا گیا. وہ سن کے اس کا فائنل فیصلہ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ جو قوانین کی پوزیشن ہے, جو لیگل پوزیشن ہے, اس کے تحت تو بالکل اس کو سسپینڈ کیا جانا بھی چاہیے تھا, کیونکہ 2-3 اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک سین جو ہے وہ ریکریٹ کر رہے ہیں, اور ایک ڈرامہ کے تھرو آپ ایک ایسے واقعے کو ریکریٹ کر رہے ہیں جو کہ اے اس کی پروفیشن کے بغیر ہے سروائیور کی, بی اس واقعے کو ایگزیکٹ سیم جو اس کی ریکریٹ کرنے کی پوزیشن ہے, اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ شی از گوئنگ تھرو دا سیم ٹراما اگین, کیونکہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا, اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ اس سے مختلف ہے ان کے واقعات سے. وہ بھی بعد میں بات پتہ لگی کہ ان کی جو بہت فائنل ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اس ڈرامے کے اندر سامنے آئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت کاروائی کر کے جو پیمرا نے اس کو سسپینڈ کیا ہے, آئی تھنک دس واز نیڈ آف دا ڈے. اس کے علاوہ دیر واز نو ادر آپشن کہ آپ اس کو چلنے دیتے اور پھر سارا اس کا ڈیمیج ہو جاتا, اور سائیکولوجیکل ڈیمیج جو ہے, جو آئی تھنک ارریپریبل ڈیمیج ہے ادھر, وہ زیادہ ہونا تھا. لیکن آئی ایم ویری گلیڈ کہ ہو گیا. آپ اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ اپیل کر سکتے ہیں, اور اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو وہاں دیکھیں گے. آپ نے خاص طور پہ ذکر کیا ہے سروائیور کے ٹراما کا, اس کو میں نے وٹنس کیا, آپ نے بھی وٹنس کیا, اور یقیناً یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو بالکل ماننا چاہیے. یو سین اٹ ایز ویل. لیکن ڈرامہ پر پابندی تو لگ گئی ہے, بٹ آبویسلی یہ سوشل میڈیا پر ہے, یوٹیوب پر ہے, اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حوالے سے پھر ڈیسیجن ریورس بھی ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جی, ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل تو ہے. سیکشن 30 سب کلوز اے آف دا پیمرا آرڈیننس کے تحت اگر عدالت ہائی کورٹ اس کو اجازت دے دیتی ہے تو وہ آف کورس عدالت مجاز ہے, وہ دے سکتی ہے. لیکن اگر اجازت نہیں دیتی تو پھر یہ ایئر نہیں ہو سکتا, براڈ کاسٹ نہیں ہو سکتا. اگر یوٹیوب پر جاتا ہے تو اس کے خلاف ہمارے پاس ریمیڈی ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت. اس کے پاس بھی FIA کے پاس پاور ہے کہ وہ اس کو فی الفور امیجیٹلی روکیں, اور باقی لیگل ریمیڈیز بھی ہم اویل کریں گے, جس میں آئی تھنک سول قوانین کو انوو کرنا ہے, کرمنل قوانین کو انوو کرنا ہے. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ آپ نو ڈاؤٹ, میں کسی کی انٹینشن کو ڈاؤٹ نہیں کرتا, لیکن اگر مقصد یہ تھا کہ ایک ایسے انسیڈنٹ کے اوپر آپ سوسائٹی کو سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں, تو ساتھ ساتھ جو اس کا سروائیور ہے اس ریئل انسیڈنٹ کا, اس کے ساتھ آپ نے 2 اتنے بڑے مذاق ایک طرح کے کیے کہ ایک تو اس سے پرمیشن نہیں لی, اور ایک آپ نے اس کو سینسٹائز کرنے کے بجائے اس کو ٹرامیٹائز کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس ہیز ٹو بی کالڈ آؤٹ, اینڈ سوسائٹیز جو جتنے مہذب معاشروں کا اور ہمارا فرق ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کے قوانین امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے جو اپلیکنٹ تھی خدیجہ صدیقی, کل ہمارے پروگرام میں تھی, انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی کے اوپر بھی ان سے پوچھے بغیر ڈرامہ بنایا گیا. کچھ اور لوگوں نے بھی ہمیں ریچ آؤٹ کیا. سو جہاں پر ڈرامہ انڈسٹری بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اس حوالے سے سینسٹائز کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کیا رائٹس ہیں وکٹم کے, کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سٹوری کسی اور کی کہانی سے مل جائے گی, خاص طور پہ جب آپ پروموز میں دیگر جگہوں پہ اس کو پروموٹ بھی ایسے کریں گے. سو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے اس کو کس طریقے سے ہم چینلائز کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس کو مجھے ایک اور اینگل سے دیکھنے کا موقع ملا تھا. میں جو ادارہ جس کو یہ میٹر ریفر کیا گیا, میں اس ادارے کا 4 سال چیئرپرسن رہا ہوں, کاؤنسل آف کمپلینٹس کا, اور میں نے بہت سارے کیسز دیکھے, بلکہ کسی نوعیت کا ایگزیکٹ کیس بھی دیکھا تھا. پھر ایک ڈرامہ دیکھا تھا جس میں انسیسٹ کے سینز تھے, ان کو ہم نے اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن کی, پروبسنٹی پہ, اور سارے معاملات کو دیکھا. یہ جاتا ہے کہ ان معاملات کو آپ نے بڑے طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ سوسائٹی میں اس کے اوپر آپ بات نہ کر سکیں, اس کے اوپر میسج نہ دے سکیں, بٹ دین یو ہیو الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کانڈکٹ 2015 جس کو آپ نے انفورس کرنا ہے, اور اس میں یہ ساری پروٹیکشنز ہیں کہ جو سروائیور ہے اس کی آپ نے آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا, اس کے بارے میں بات ایسے نہیں کرنی,
फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट की इस पर एक रूलिंग है 2012 की सलमान अकरम राजा केस बड़ा मशहूर है कि रेप विक्टिम जो है या जो रेप का सर्वाइवर है, और वर्ड सर्वाइवर इस्तेमाल होता है, कभी आप उसके लिए विक्टिम वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सारी की सारी चीजें जो कि एडिटोरियल पॉलिसी को पता होनी चाहिए हर चैनल के, और फ्रॉम टाइम टू टाइम सर्कुलेट होती हैं। और हम भी अपने टाइम पर कोशिश करते थे कि जब कोई डिसीजन दें या कोई फाइंडिंग दें तो उनको सर्कुलेट करें ताकि वो इसके ऊपर सेंसिटाइज हों और अगली दफा ऐसी चीज ना हो सके। मैं बिल्कुल बार बार कहता हूँ कोई भी चैनल जानकर ये काम नहीं करता होगा या ऐसी इंटेंट नहीं होगी पीछे, लेकिन चाहते ना चाहते हुए भी आप किसी को नाकाबिल तलाफी नुकसान नहीं दे सकते। ये साइकोलॉजिकल डैमेज है, इसका अहाता होना चाहिए, इसका ख्याल पूरा रखना चाहिए। और जब आपके आगे हाईलाइट कर दिए तो फिर तो किसी भी चैनल को या किसी भी प्रोडक्शन टीम को हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल ऑफ व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू अंडर द लॉ। Barrister Pansura, thank you so much for joining us. कहते हैं कि with great power comes great responsibility. ये जिस तरीके से जो मामलात हुए वो अनफॉर्चुनेट हैं, लेकिन किसी को भी तकलीफ़ में इतना आप नहीं डाल सकते बिकॉज आप ये समझ रहे हैं कि आप अपनी जो पावर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज बहुत सारे मामलात जैसे भी होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ इट्स फॉर यू जी कि आज आप सुकून से ज़रूर सो जाएंगी। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।